बिहार विधान परिषद में हरे टी शर्ट देख भड़के सीएम नीतीश कुमार। बांग्लादेश में तख्ता पलट के आसार, सेना मोहम्मद यूनुस को हटाकर खुद कमान संभाल सकती है। क्या जस्टिस यशवंत वर्मा जज की कुर्सी और वेतन दोनों गंवा देंगे? अब खबरें विस्तार से। नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। बजट सत्र के दौरान मंगलवार को बिहार विधान परिषद में भारी हंगामा हुआ। राजद सदस्य आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा कर रहे थे। सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, राजद सदस्य हंगामा करने लगे और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग करते हुए बेल में पहुंच गए। इस दौरान मुख्यमंत्री सदन में मौजूद थे। राजद के अधिकतर सदस्य हरे रंग की टी शर्ट पहनकर आए हुए थे। ये देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और कहा कि ये सब बोगस है, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा कहीं देखा है? राजद सदस्यों के हंगामे को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में खड़े हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई पार्टी नहीं करती जिसने इस तरह का काम किया हो। राबड़ी देवी पर भड़कते हुए कहा कि इसके हस्बैंड की पार्टी है, इसको क्या है, बेचारी तो ऐसे ही आ गई है, जब वह हटा तो इसको बना दिया मुख्यमंत्री, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे ही है। ये सब ऐसे ही क्या क्या करते रहते हैं, किसी पार्टी में इस तरह के देखा है क्या? इस पार्टी का ही हाल इस तरह का है, इसका कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक तनाव के बीच बांग्लादेश में तख्ता पलट की आशंका। सेना की आपात बैठक बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है। राजनीतिक तनाव के बीच बांग्लादेश की सेना ने इमरजेंसी बैठक की है। इस बैठक में सेना के उच्च अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश में जल्द ही तख्ता पलट हो सकता है। सेना मोहम्मद यूनुस को हटाकर खुद ही कमान संभाल सकती है। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना ने देश छोड़ के जाने के बाद राजनीति में भारी अस्थिरता दिख रही है। राजनीतिक तनाव के बीच बांग्लादेश में हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश की सेना ने सोमवार को एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें 5 लेफ्टिनेंट जनरल, 8 मेजर जनरल, स्वतंत्र ब्रिगेड्स के कमांडेंट ऑफिसर और सेना मुख्यालय के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से पास बोरियों में नोट मिलने पर बवाल मचा हुआ है। न्यायपालिका की शुचिता कायम रखने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट आगे आ गया है और जज के खिलाफ जांच कमेटी बना दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने इस मामले में जांच के लिए 3 जजों की कमेटी बनाई है, जो आरोपों की फैक्ट फाइंडिंग जांच करेगी। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर गाए गीत और शिंदे शिवसेना की ओर से की गई तोड़फोड़ पर महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता और विधायक विजय वडेट्टीवार ने बयान देते हुए कहा है कि किसी भी बात को लेकर तोड़फोड़ करना ये न्याय संगत नहीं है। अगर कोई बात आपत्तिजनक है तो पुलिस या कोर्ट का रुख किया जा सकता है। तोड़फोड़ के जरिए जवाब देना सरासर गलत है। विजय वडेट्टीवार ने अपने इस बयान में कॉमेडियन कुणाल कामरा का समर्थन करते हुए नजर आए और कामरा ने जिस तरह से अपने गाए गीत को लेकर कहा है कि वो कतई एकनाथ शिंदे या उनके नेताओं से माफी नहीं मांगेंगे, कामरा के इस बयान का विजय वडेट्टीवार ने समर्थन किया। विजय वडेट्टीवार ने अपने बयान में आगे ये भी कहा है कि जब भी इस तरह की कॉमेडी वाले बयान किसी भी नेता को लेकर होते हैं तो पूरी तरह से इग्नोर करना चाहिए और उसे बस हास्य के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। देखो, देश संविधान पे चलता है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में फ्रीडम है। जो हम स्पीच देते उसके बारे में कुछ गलत है तो आप कोर्ट में न्याय मांगा सकते हैं। किसी को मारना, किसी की तोड़फोड़ करना, ये कहीं भी आपके कानून के हिसाब से कानून में बैठता नहीं है। अगर उन्होंने कुछ कहा है, गलत बोला है, तो आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट सजा सुनाएगा। तुम कौन होते हो उनको सजा देने वाले? अगर कामरान ये कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, वो सच कह रहे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अजीत दादा ने जो बात कही थी वो बात मैंने कही। अब इसमें मैं पढ़ूंगा नहीं, पर एक बात है कि कोई भी नेता ने ऐसी टीका जब होती है ना, तो दुर्लक्ष्य करना चाहिए, उसके तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसको कॉमेडी के हिसाब से देखना चाहिए, लोगों को भी थोड़ा हंसने देना चाहिए और खुद अपने भी हंसना चाहिए।
सोमनाथ सूर्यवंशी मामले में सूर्यवंशी परिवार को न्याय दिलाने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मुलाकात के बाद आंबेडकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत पुलिस की कस्टडी में ही हुई है। ये बात जग जाहिर है, लेकिन अब इस पर जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट ने ये भी बात साबित कर दी है कि सूर्यवंशी की मौत कस्टडी में ही हुई थी। आंबेडकर के मुताबिक इस मामले में और भी कई रिपोर्ट्स आने वाली हैं, लेकिन प्राथमिक रूप से अभी ऐसा ही लग रहा है कि कस्टडियल डेथ के समय जो भी वहां मौजूद थे वही आरोपी हैं। लेकिन राज्य में जिस तरह से सरकार चल रही है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि सरकार ही सब मामलों को चला रही है, जबकि होना ये चाहिए कि जिस कोर्ट ने कस्टडी दी होगी उस कोर्ट के जरिए इस मामले में पूरी रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए जाने चाहिए। इस मामले में ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की भूमिका सरकार की नजर आ रही है उसे देखकर यही लगता है कि सरकार की भूमिका भी संदिग्ध ही है। एक लाइन में कहा जाए तो प्रकाश आंबेडकर सोमनाथ सूर्यवंशी की जांच प्रक्रिया को लेकर खुश नहीं है, इसलिए वो कानून की पूरी प्रक्रिया पर इस मामले में खामोश रहने का आरोप लगा रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रकाश आंबेडकर। सोमनाथ सूर्यवंशी की कस्टोडियल डेथ ये मैजिस्ट्रेट रिपोर्ट में मंजूर कर ली गई है, लेकिन कानून जो है उसके आगे क्या करना चाहिए साइलेंट है। ये ऐसी एक परिस्थिति है। वो साइलेंट इसलिए है क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है, सरकार जो है, वही आरोपी कस्टोडियल डेथ में होती है और इसलिए आगे क्या करना इस पर मेरे ख्याल से कोई संदेश आज तक किसी ने नहीं दिया है। एक ह्यूमन राइट कमीशन की जो है एक गाइडलाइन है, लेकिन वो गाइडलाइन है और दूसरा कुछ है नहीं। इसलिए आज मुख्यमंत्री से उस पर वार्तालाप हुई, बातचीत हुई और उस वार्तालाप और बातचीत के बाद हमने कहा कि भैया ये इंक्वायरी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है वो डिटेल इंक्वायरी नहीं होती है, वो एक ऊपर की इंक्वायरी होती है, टेक्निकल इंक्वायरी होती है। डिटेल इंक्वायरी होना जरूरी है। ऐसी एक परिस्थिति, वो डिटेल इंक्वायरी कौन करेगा? दूसरा जो है, जो इंक्वायरी करने वाला अधिकारी जो है, वो अधिकारी किसके कंट्रोल में होगा, किसको रिपोर्ट करेगा, इस पर मैं समझता हूं कि कानून जो है वो कोई मार्गदर्शन नहीं करता है और इसलिए मुख्यमंत्री से इस बात पे बातचीत करने के लिए हम आए थे और सोमनाथ सूर्यवंशी की माताजी की ओर से एक नागपुर बेंच में रिट पिटीशन पेश किया गया है, जिसमें इन चीज़ों की बातचीत करते हुए ये एफआईआर दर्ज करना और जो पुलिस अधिकारी है उस पर 302 का मुकदमा कैसे चलाना, इस पर मेरे ख्याल से फैसला होगा। कॉमेडियन कुणाल कामरा के विवादित वीडियो को लेकर शिंदे शिवसेना कार्यकर्ता आक्रामक हैं। वहीं शिंदे शिवसेना के कैबिनेट मंत्री भी कामरा पर कार्रवाई करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री गुलाबराव पाटिल से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। मंत्री गुलाबराव पाटिल इस वक्त हमारे साथ है। सर, कुणाल कामरा एक कॉमेडियन वीडियो बनाता है और महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल मच जाता है। देखिए, वो पिछला उसका इतिहास कभी देखा जाए तो पंतप्रधान मोदी जी हो या न्यायालय पर हो, उसने हमेशा ऐसे कमेंट्स किए हैं और मुझे लगता है कि उनका जो टीआरपी था वो कम होने की वजह से उन्होंने ये काम किया है। उन्होंने संविधान हाथ में लेकर कहा है कि रिक्शा वाला सीएम हुआ है, संविधान की वजह से ही रिक्शा वाला सीएम हुआ है। मुझे तो भी लगता है कि ये कई बयान देकर बाहर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। व्यक्ति अधिवक्ता के हिसाब से जो गलत बोलते हैं उन्हें सजा देनी चाहिए। लेकिन विपक्ष का ये भी कहना है कि कुणाल कामरा ने किसी का नाम नहीं लिया है, तो इसमें शिवसेना को आहत होने की जरूरत क्या है? देखो, ठाना बोल रहा है, चश्मा बोल रहा है, दाढ़ी बोल रहा है, रिक्शा बोल रहा है, जो पूरा हिस्ट्री शिंदे साहब का है वही बात वो कर रहे हैं, तो त पर से तपेला समझना चाहिए। तो सर, विपक्ष का ये भी कहना है कि महाराष्ट्र के जो नेता है क्या वो इतने बड़े हो गए कि महापुरुषों से भी बड़े हो गए क्या? क्योंकि महापुरुषों पर सोलापुर कर बात करता है, कोरट कर बात करता है, तब तो उन पर कार्रवाई जो है वो नाम मात्र की जाती है। लेकिन कुणाल कामरा के लिए शिवसैनिक बड़े आक्रामक दिखाई देते हैं। वो आक्रामकता जब महाराष्ट्र के महापुरुषों पर बोला जाता है तब इतनी आक्रामकता नहीं दिखती। शिवसेना तो अभी छत्रपति शिवाजी महाराज पर जब बोला गया तो शिवसेना सबसे आगे थी, भाजपा सबसे आगे थी।
महापुरुषों पर अपमान तो हम सहन कभी नहीं किया है, ये बोलना है उनका उचित नहीं है। स्टूडियो तोड़ा गया, शिव सैनिक जो है वो सड़क पर आंदोलन करते हुए नजर आए। स्टाइल ही है ना, जो प्यार से बोलेगा तो प्यार से, हाथ से बोलेगा तो हाथ से। सर, राज ठाकरे उन्होंने अभी एक बयान जारी किया, भाषण के दौरान उन्होंने कहा है कि विधानसभा में जो नेता बैठे हैं वो खोखा लेकर बैठे हैं। कैसे देखते हैं, किसकी तरफ इशारा एक भी है? विधायक ना हो, अपना लड़का भी छून के ना ला सके, उनकी बात पर हम ज्यादा बोल नहीं सकते। सर, आखिरी सवाल, महाराष्ट्र के बजट अधिवेशन का आखिरी हफ्ता चल रहा है, 2-3 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में औरंगजेब, दिशा सालियान और अब कुणाल कामरा, इस तरह के मुद्दों पर चर्चा होती है। महाराष्ट्र की जनता के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, उस पर चर्चा कब होगी सर? देखिए, चर्चा देखी है तो आप सब तरफ जो विकास काम है उसकी भी चर्चा हुई है, लेकिन जैसे जैसे सवाल आते हैं तो वैसे वैसे सरकार को अपना कहना पड़ता है। यहाँ पर कोई छत्रपति शिवाजी महाराज से कोई बड़ा नहीं है, ये सत्र भी बड़ा नहीं है। लेकिन 3-3 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह के मामले आते हैं जो सीधे जनता से जुड़े, मतलब योजनाएं हो, विकास हो, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती। आपको लग रहा है कि ये बजट अधिवेशन में चर्चा फिजूल की बातों पर ज्यादा हुआ है? नहीं, शिवाजी महाराज से बड़ा कोई नहीं है। सरकार जो चल रही है, तो शिवाजी महाराज से अगर कोई बड़ा नहीं है तो कोरटकर को जो है वो सरकार पकड़ भी तो नहीं पाई है। किसको? कोरटकर जाएगा कहाँ? भारत छोड़ के थोड़ी जाने वाला है, जाएगा भी तो लाएंगे। धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे मंत्री गुलाबराव पाटिल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोरटकर, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज पर तंज कसा था, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज पर विवादित टिप्पणी की थी, उन पर जल्द कार्रवाई होगी और उनको पकड़ा भी जाएगा। हालांकि कोरटकर कहाँ है, इसका जवाब न पुलिस के पास है न प्रशासन के पास। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी में बीती रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। 24 मार्च की देर रात अचानक से धारावी इलाके में एलपीजी सिलेंडरों से लदे एक ट्रक में आग लगने की घटना घट गई और देखते ही देखते इस आग ने बड़ा रूप ले लिया। चूंकि आग गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक में लगी थी, इसलिए कुछ ही मिनटों में आसपास का पूरा इलाका खाली कर दिया गया और पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल फैल गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस आग की घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। लेकिन इस घटना को लेकर धारावी पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल करने में जुट गई है और शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक ये काफी चौंकाने वाली घटना है। धारावी में एक सड़क के किनारे डबल पार्किंग में लापरवाही के तहत पार्किंग की गई थी, जहां ना किसी प्रकार की कोई गाइडलाइंस थी और ना ही किसी प्रकार के सुरक्षा के इंतजाम ही। एक लाइन में ये कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर बस मौत का सामान यूं ही सरेआम खड़ा कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता महेंद्र बासा बल्वी ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके बाद धारावी पुलिस थाने की टीम ने इस आग की घटना और बड़ी लापरवाही को लेकर तकरीबन 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर इस मामले की आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब सवाल ये है कि ये हादसा एक बड़ी चेतावनी थी। क्या प्रशासन, सप्लायर्स और नागरिक इस हादसे के बाद जागरूक होंगे या फिर इस तरह की लापरवाही फिर देखने को मिलेगी? बहरहाल यहाँ इतना ही जरूर कहा जा सकता है कि धारावी में एक बड़ा ब्लास्ट होने से बच गया। यदि ये होता तो कईयों की जान भी जा सकती थी, लेकिन अच्छी बात ये रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिलहाल अब पुलिस पूरे धारावी में पार्क होने वाले इस तरह के गैस सिलेंडरों के सभी सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को थाने बुलाया गया है और उन्हें सावधानी के साथ ही साथ संबंधित कंपनियों के बारे में डिटेल भी देने को कहा गया है। सलमान खान की फिल्म सिकंदर इस ईद पर रिलीज हो रही है और सलमान खान की ओर से अपने फैंस के लिए सबसे खास ईदी होगी। वहीं इसी बीच सलमान की ही फिल्म के एक निर्देशक ने जब उन्हें पहली बार देखा था तो ये तय कर लिया था कि एक दिन वो इन्हें अपनी फिल्म में जरूर कास्ट करेंगे। जानते हैं वो निर्देशक कौन है? और वो कोई नहीं बल्कि सलमान खान को जो निर्देशक अपनी फिल्म में शुरू से कास्ट करने का मन बना रहे थे, वो कोई और नहीं है बल्कि सिकंदर फिल्म के निर्देशक AR मुरुगदास ही हैं। दरअसल जब मुरुगदास सहायक निर्देशक हुआ करते थे तो वो अक्सर फिल्म की शूटिंग देखने सेट पर जाया करते थे।
अभिनेता और राजनेता राज बब्बर का परिवार पिछले कुछ वक्त से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। वजह है राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर की पहले अपने पिता से अनबन, उसके बाद पिता राज बब्बर को अपनी शादी में न बुलाना। फिर अभी हाल ही में इन खबरों को और भी बल तब मिला जब प्रतीक बब्बर ने अपने नाम के सरनेम से पिता का सरनेम बब्बर हटा दिया है और अपना नाम बदलकर प्रतीक स्मिता पाटिल कर दिया। प्रतीक के पिता के सरनेम की जगह मां का नाम लगाने से बब्बर परिवार की अंदरूनी कलह और भी खुलकर सामने आ गई है। अब इस मामले पर राज बब्बर के दूसरे बेटे और प्रतीक बब्बर के सौतेले भाई आर्य बब्बर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि कोई भी अपनी पहचान को आसानी से नहीं छोड़ सकता। आईपीएल 2025 के अपने पहले मैच में मात खाने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें दूसरे मैच में एक दूसरे के आमने सामने होंगी। इस मैच में दोनों ही टीमों की नजरें जीत पर होगी। पहले मैच की गलतियों से सीखते हुए दोनों ही टीमें अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकती हैं। जानिए कैसी हो सकती है दोनों की टीमों की प्लेइंग 11।